रेवोल्यूशन हमने पहले 2 पार्ट्स कवर कर लिए हैं और ये पार्ट सी है। ये हमारा आखिरी पार्ट है जिसमें हमारी फ्रांस की क्रांति का ये लेसन खत्म हो जाएगा। मैं हूं आरती मिश्रा, आप यहाँ मेरा इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। अब तक हमने देखा कि नेशनल असेंबली ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया है, एक संविधान है जो अब पूरे देश को चलाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है, इस संविधान से लुई 16 को बहुत परेशानी थी, क्योंकि कोई भी राजा, कोई भी मुनाक ये नहीं चाहेगा कि उसकी राजशाही पे कोई अंकुश लगे। कोई भी राजा ये पसंद नहीं करेगा कि जब भी वो चाहे तो कोई रूल नहीं बना सकता, जब भी वो चाहे तो कोई लॉ नहीं पास कर सकता, अपने हिसाब से वो अपनी कंट्री को नहीं चला सकता। अब वो एक नाम का राजा रह गया। अब उसे एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना पड़ रहा था। अब उसे नेशनल असेंबली की बात माननी पड़ती थी। ये चीज लुई 16 को पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने सीक्रेटली कुछ नेगोशिएशन स्टार्ट किए। छुप करके उन्होंने सोचा कि क्यों ना आसपास के रूलर्स की सहायता ली जाए, क्योंकि जो राजा हैं तो आस पड़ोस के जो दूसरे राजा लोग हैं उनके साथ तो उनकी बातचीत चलती ही थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं दूसरे राजाओं की भी मदद लूं, क्योंकि जब ये पूरी क्रांति शुरू हुई, जब लोग क्रांति पर उतर आए तो लोगों से आसपास के रूलर्स भी डर रहे थे। क्योंकि दूसरे रूलर्स को क्या डर था कि अगर फ्रांस में ऐसा हो सकता है, अगर उनके देश में ऐसा हो सकता है तो हमारे देश में भी हो सकता है। अगर पड़ोस में कुछ हो सकता है तो हो सकता है कि जैसे पड़ोस में के देश से लोग इस तरह से क्रांति कर रहे हैं, हमारे देश के लोग भी क्रांति कर दें और एक दिन हमें भी हमारी गद्दी को छोड़ना पड़े। कोई भी राजा अपनी गद्दी को नहीं छोड़ना चाहता था। तो इसलिए इन रूलर्स ने मिल करके एक प्लान बनाया। अब फ्रांस के राजा ने ये प्लान बनाया कि क्यों ना आर्मी को भेज करके इस क्रांति को रोक दिया जाए, इन लोगों को शांत करा दिया जाए और आर्मी को यूज किया जाए। लेकिन इससे पहले कि आर्मी पहुंचती और कुछ भी होता, नेशनल असेंबली ने वोट करके ये डिक्लेयर कर दिया कि वो एक युद्ध में शामिल हो चुके हैं और ये युद्ध है पर्शिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ। क्योंकि पर्शिया और ऑस्ट्रिया के जो रूलर्स थे वो फ्रांस के रूलर लुई 16 का साथ दे रहे थे। इसलिए लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम इन रूलर्स के खिलाफ युद्ध लड़ें और इन रूलर्स को ही हटा दें और उसके बाद हम अपनी डेमोक्रेसी को स्थापित करेंगे। बहुत सारे लोग इस युद्ध में जुड़े और आर्मी को उन्होंने ज्वाइन किया, साथ ही उन्होंने इस लड़ाई में अपनी हिस्सेदारी दी। और फिर सभी लोग, क्योंकि किंग से, अरिस्टोक्रेसी से परेशान थे, यूरोप की जो जनता थी वो चाहती थी कि ये जो पूरी राजशाही है, ये जो तानाशाही है, ये खत्म हो जाए। इसलिए लोगों ने एक तरह से अपने आप को साथ में जोड़ना शुरू किया। साथ में जोड़ने के लिए, जैसा कि हम भारत में देख रहे थे, जब नेशनल मूवमेंट हो रहे थे तो लोग क्या कर रहे थे, नेशनल सॉन्ग्स को गाते थे, वंदे मातरम, स्लोगन्स थे कि फ्रीडम हमारा बर्थ राइट है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस तरह के नारे थे जो कि भारत में प्रचलित थे। ऐसा ही दूसरे देशों में भी होता है। जब भी कहीं कोई क्रांति होती है तो वहां पे भी ऐसे सॉन्ग्स, ऐसे नारेबाजी होती है। तो यूरोप में कौन से सॉन्ग्स थे देखते हैं। एक पैट्रियोटिक सॉन्ग है इनका, इसे हम कह सकते हैं मर्सेलिस। ये एक तरह से एक ऐसा गीत, जैसे यहाँ पे वंदे मातरम था, समझ लीजिए वहां का ये वंदे मातरम है। तो लोगों ने मर्सेलिस इस सॉन्ग को गाना शुरू किया। वो लोग इससे काफी प्रेरित हो जाते थे, काफी जागरूक थे और वो लोग चाहते थे कि हम सब लोग मिलकर के इस क्रांति में पार्टिसिपेट करें और राजा को हरा दें। बाद में यही जो सॉन्ग है मर्सेलिस या मर्सेलेइज, मुझे फ्रेंच नहीं आती तो इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे मैं शायद सही नहीं कर रही हूँ, तो जो भी है ये वहां का अब नेशनल एंथम है फ्रांस का। और इन्हें जो है एक पोएट जिनका नाम था रोगेट डी ले इसले, इन्होंने ही इसे कंपोज किया है। और फिर जब इस तरह की चीजें होती हैं, जैसे कि यहाँ पे भारत में क्या था, रिफॉर्मर्स आ रहे थे, राजा राम मोहन रॉय, महात्मा गांधी और दूसरे अलग अलग ग्रुप थे, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, ऐसे ही ग्रुप्स फ्रांस में भी उभर कर आए। तो उन्हें कहते थे पॉलिटिकल क्लब। ये जो पॉलिटिकल क्लब थे ये सभी लोगों को साथ में जोड़ते थे, रैली करते थे, डिस्कस करते थे कि आगे गवर्नमेंट को कैसे चलाया जाएगा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, क्या प्लान होने चाहिए, कैसे एक्शन लेना है और कैसे अब हम सक्सेसफुल होंगे। तो ये सारी चीजें जो है इन क्लब्स में डिस्कस की जाती थी। ऐसे बहुत सारे क्लब्स थे, लेकिन इनमें से जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और फेमस था वो था जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब के मेंबर्स काफी फेमस थे। और जैकोबिन क्लब, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो हमने देखा है कि इंडियन हिस्ट्री में टीपू सुल्तान भी जैकोबिन क्लब के मेंबर बने थे और उन्होंने भी ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था श्रीरंगपट्टनम में।
हमें याद है ये ब्रिटिशर्स जब यहाँ आए थे, तो मैं जैसे कि कह रही हूँ कि हम अपने पुराने लेसन्स को, पुरानी एनसीईआरटीज को लिंक अप करेंगे और कोरिलेट करके चीजों को पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पुराना नहीं भूलना है, तो रिवाइज भी करते रहना है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आगे के लेक्चर्स में पुराने लेक्चर्स को रिवाइज करके उनके साथ चीजों को जोड़ के आपको सिखाऊं, तो ताकि हमारा पूरा अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा। और इन सब चीजों को अगर आप कोरिलेट करना अभी से सीख जाए तो आपके मेंस की राइटिंग स्किल बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यही मैं बता रही थी कि जैकोबिन क्लब के जो लोग थे ये काफी इंपॉर्टेंट थे। इनका जो क्लब था बहुत अच्छा था, और साथ ही वुमेन, लेडीज लोग भी यहाँ पे बहुत पार्टिसिपेट कर रहे थे। ये लोग अपना अपना क्लब बना रहे थे। अब इन लोगों ने सोचा कि अब हमें तो भाई मोनार्की को खत्म करना है और पूरे फ्रांस को एक रिपब्लिक बनाना है, तो इन्हें एक लीडर की भी जरूरत होगी। जाहिर सी बात है, इतने सारे लोगों को कौन आगे बढ़ाएगा, किसी की गाइडलाइन तो चाहिए ना। जैसे यहाँ पे महात्मा गांधी थे, तो वहां पे कौन होगा? वहां पे थे मैक्सिमिलियन रॉबस्पायर। रॉबस्पायर बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसे ध्यान रखिए। इन्होंने ही लोगों को एक साथ एकत्रित किया और इन्होंने एक चीज शुरू की। जैकोबिन के जो मेंबर्स थे, इन्होंने कहा कि हम लोग जो है एक लंबी सी लॉन्ग स्ट्रिप वाली जो पैंट्स होती हैं, जो ट्राउजर्स होते हैं, वो पहनेंगे। और फिर इन लोगों ने प्लान करके सब लोगों ने साथ में मिलकर के अटैक किया पैलेस ऑफ ट्यूलेरिस में। ये जो महल था इसे तोड़ दिया गया, बहुत तोड़फोड़ मचाई, कई लोगों की हत्याएं कर दी गई, मैसेकर हो गया। किंग के जो गार्ड थे जो महल के बाहर होते हैं उन्हें मार दिया गया, राजा को बंदी बना लिया गया। और लोगों ने फिर वोट करके ये कहा कि जो रॉयल फैमिली है इसे दंड देना होगा, इन्हें इम्प्रिजन करना होगा, क्योंकि ये लोग विश्वासघात करते हैं। हो सकता है कि अगर हम इन्हें छोड़ दें तो ये अभी तो बोल देंगे कि हाँ चलो हम तुम्हारा संविधान मानते हैं, लेकिन हो सकता है बाद में ये राजा दोबारा आसपास के रूलर्स के साथ मिलकर कोई प्लान बनाने लगे, इसलिए उन्हें इम्प्रिजन कर दिया गया, उन्हें मार दिया गया। और बाद में फिर इलेक्शंस हुए। इलेक्शन के बाद सभी लोगों को, जितने भी आदमी थे 21 साल से ऊपर की आयु के, उन्हें वोट देने का अधिकार मिला। और इसके बाद चाहे उनके पास पैसा हो ना हो, वो अमीर हैं, गरीब हैं, काले हैं, गोरे हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, कुछ भी हैं, उन सभी को राइट टू वोट मिला। अब जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली थी इन्हें कन्वेंशन कहा गया। ये 21 सितंबर 1792 को इन्होंने मोनार्की को अबॉलिश किया, खत्म किया कि अब कोई राजशाही नहीं होगी और फ्रांस एक रिपब्लिक है, यानी कि अब वो अपने लीडर को खुद चुनेगा और पूरी इलेक्शन के साथ पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। इसमें एक चीज है द रीन ऑफ टेरर, ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखिए। एक ऐसा पीरियड था, एक ऐसा समय था जब रॉबस्पायर जो कि लोगों के लीडर थे, उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी को फॉलो किया जिसके द्वारा लोगों के साथ बहुत कट्टरता के साथ उन्हें पनिश किया जाता था, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी। अगर कोई भी रिपब्लिक के खिलाफ आवाज उठाता था या उसके साथ समर्थक नहीं होता था, तो फिर ऐसे लोगों को क्या करते थे कि उन लोगों को पनिश किया जाता था, उन्हें जेल में डाल दिया जाता था, अरेस्ट किया जाता था, तंग किया जाता था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ती थी। तो ऐसे लोगों के साथ बहुत कट्टर व्यवहार होता था, चाहे वो पुराने नोबल्स हो, क्लर्जी हो, कोई और मेंबर हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी के हो या अपनी खुद के पॉलिटिकल पार्टी के ही क्यों ना हो, लेकिन जो भी रिपब्लिक के खिलाफ होगा उसे छोड़ेंगे नहीं। इस तरह की इनकी सोच थी। इनकी जो सोच थी, इनकी ये जो व्यवस्था थी, इतनी ज्यादा कट्टर थी, इतनी डेंजरस थी कि इनके खुद के लोग इस बात से डरने लगे थे। रॉबस्पायर को इसलिए बाद में लोगों ने इनसे परेशान होकर के उन्हें कहा कि आप जो है थोड़ा सा मॉडरेशन लेके आइए, थोड़ा सा इजी रखिए चीजों को, इतना कट्टर होना सही नहीं है, इतना डेंजरस, इतना मतलब ऐसी तानाशाही फैलाना ठीक नहीं है। तो बाद में उन्हें भी जो है मार दिया गया 1794 में। और फिर बाद में क्या हुआ कि ये जो रेवोल्यूशन है इसका एक अलग ही फेज शुरू हो जाता है, क्योंकि फिर नेपोलियन बोनापार्ट आ जाते हैं। लेकिन उनके आने से पहले और भी कुछ चीजें थी जो हमें देखनी है। जब लोगों ने डिस्कस किया कि उनके जो क्या क्या राइट्स होंगे, कौन कौन से पॉलिटिकल क्लब्स होंगे, कैसे हो रहा, तो इस बीच में वुमेन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो निभा रही थी। लेडीज जो वो कम से कम ऐसे 60 वुमेन क्लब्स थे जो कि पूरे सिटी में फेमस थे, वो आ रहे थे, वो लोग अपने लिए डिमांड कर रहे थे। इनकी जो मेन डिमांड थी वो ये थी कि उन्हें भी वोटिंग राइट मिले, मत देने का अधिकार मिले, और वो भी असेंबली में इलेक्ट हो सकती हैं और अपने पॉलिटिकल ऑफिस बना सकती हैं
हैं उसमें आ सकती हैं, और अब उन्हें अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ना था। तो वो चाहती थी कि अगर हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो न्यू गवर्नमेंट को हमारी ये मांगे माननी पड़ेंगी। यहाँ तक कि जो डिवोर्स है इसे भी लीगल कर दिया गया। अगर कोई लेडी चाहे तो वो अपनी तरफ से तलाक को इनिशिएट कर सकती थी, और अब जो लेडीज थी वो जॉब्स कर सकती थी, उन्हें ट्रेनिंग मिल रही थी, वो अच्छे आर्टिस्ट थी और वो छोटे मोटे बिजनेस भी चला रही थी। स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया गया। एक ट्रायंगुलर स्लेव सिस्टम चल रहा था यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में, क्योंकि प्लांटेशंस में लेबर्स की कमी हो गई थी। तो लेबर्स के लिए इन लोगों ने क्या किया कि अफ्रीका ये लोग जाते थे, वहां से जो लेबर्स हैं उनको बंदी बनाते थे। लेबर्स नहीं, अफ्रीका के लोगों को ही बंदी बना के उन्हें लेबर बना दिया जाता था। उन्हें स्लेव की तरह ये लोग ट्रीट करते थे, जिनके अपने कोई अधिकार नहीं होते थे। उन्हें अमेरिका में ले जाके ये लोग बेचते थे, और इस तरह से एक ट्रायंगुलर स्लेव सिस्टम चलता था। यूरोपियन जाके अफ्रीका में उनको बंदी बनाते थे और अमेरिका में बेचते थे, फिर अफ्रीका में भी और यूरोप में भी ये लोग जो है इस तरह से चल रहा था इनका पूरा सिस्टम। और एक चीज ये हुई कि 1794 में जब ये कन्वेंशन आया तो उन्होंने कहा कि कोई स्लेवरी नहीं होगी, उन सभी दासों को छोड़ दिया गया। लेकिन ये 10 साल तक ही रहा, क्योंकि 10 साल बाद जब नेपोलियन आ जाते हैं तो वो दोबारा स्लेवरी को इंट्रोड्यूस कर देते हैं और दोबारा से प्लांटेशन में स्लेवरी शुरू हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे जब फ्रेंच कॉलोनीज में 1848 में ये डिक्लेयर कर दिया गया कि स्लेवरी अब नहीं हो गई, तो फाइनली इसे अबॉलिश कर दिया गया था। तो फाइनली अगर हम कहें तो 1848 में स्लेवरी को कंप्लीटली खत्म कर दिया गया था और सारे स्लेव्स को इमेंसिपेशन कर दिया गया, उन्हें छोड़ दिया गया। और उन्हें जो है ऐसी फोटोज वायरल हो रही थी जिसमें जो फ्रेंच वुमेन है वो बहुत अच्छे से अफ्रीकन लोगों को जो है कपड़े दे रही हैं, यूरोपियन क्लोथ्स दे रही हैं पहनने के लिए, और स्लेवरी अब खत्म हो गई है। अगर हम एक और चीज देखें तो जैसे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें जस्टिस प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है, वो सारे इक्वालिटी को प्रोवाइड करता है, वो जो सारे लॉज हैं जैसे कि हमारे प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, वैसे ही इन्होंने भी एक डिक्लेरेशन ऑफ राइट जो है ये लेके आए। डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, ये प्रोक्लेम करता था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, जो भी नेचुरल राइट्स हैं वो बने रहेंगे। जगह जगह पे न्यूज़पेपर, पैम्फलेट, बुक्स में इनकी बातें होने लगी कि अब सभी लोग जो है उनके पास इक्वल राइट्स हैं। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट की एंट्री हो जाती है, वो अपने आप को फ्रांस का एम्परर घोषित करता है और उन्होंने आसपास की यूरोपियन कंट्रीज को भी जीत लिया होता है। वो बहुत युद्ध लड़ते हैं, बहुत अच्छे लीडर होते हैं, चाहे उनके बारे में हम पॉजिटिव देखें नेगेटिव देखें, हमें दोनों ही बातें सुनने को मिलेंगी, लेकिन हम एक हिस्ट्री के स्टूडेंट के रूप में समझेंगे इन चीजों को। तो उन्होंने काफी सारे यूरोपियन कंट्रीज को जीता, वो बहुत अच्छे लीडर थे। हाँ ये बहुत तानाशाह थे, और लेकिन अगर देखें तो उनकी स्पीचेस बहुत अच्छी होती थी, बहुत अच्छा बोलते थे, लोगों को एक साथ मिलाने में काफी कारगर रहे, और लोग उनकी बातें सुन करके, उनकी स्पीचेस को सुन करके काफी उत्साहित हो जाते थे, एक्साइटेड हो जाते थे। उनके अंदर ये सारी स्किल्स थे जिसकी वजह से वो एक बहुत बढ़िया लीडर बने। नेपोलियन ने जो यूरोप के मॉडर्नाइजर के रूप में अपने आप को देखा कि मैं यूरोप को बदलने के लिए आया हूं, और उन्होंने प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए लॉज बनाए, जिनकी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उन्हें प्रोटेक्ट किया जाएगा। साथ में उन्होंने एक यूनिफॉर्म सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया ताकि जो वेट्स एंड मेजर्स हैं, चीजों को नापना तौलना जो होता है, उसके लिए अच्छा लॉ ये लेके आए। एक डेसिमल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। शुरुआत में नेपोलियन को एक लिबरेटर के रूप में देखा जा रहा था, अच्छा माना जा रहा था, लेकिन बाद में वो भी बहुत ज्यादा फोर्स के साथ आगे बढ़ रहे थे, तो लोग जो है उनसे परेशान होने लगे, और उनको फिर बाद में वाटरलू की लड़ाई में उन्हें हरा दिया गया। और फिर भी जब वो हार गए, नेपोलियन तो खत्म हो गया, वो तो चला गया, लेकिन उनके जो आइडियाज थे, जो उन्होंने मॉडर्न लॉज जो वो लेके आए थे यूरोप में, जिस तरह से उन्होंने जो इम्पैक्ट लोगों की लाइफ में वो जो नया चेंज लाए थे, वो बना रहा, और आसपास के लोगों ने उनसे बहुत कुछ सीखा, और पूरी दुनिया ने नेपोलियन से बहुत कुछ सीखा। हालांकि वो एक बहुत बड़ा तानाशाह था, उनके साथ बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारी नेगेटिविटी थी, ज्यूज के साथ काफी कुछ बुरा हुआ था। नेपोलियन का जो राइज है वो हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 में। अभी हम अगले लेसन से रशियन रेवोल्यूशन को शुरू करेंगे। तो अब हमारा ये लेसन खत्म होता है। थैंक यू सो मच।